Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series we are going to discuss the Minimum Wages Act Part 5. अगर Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए, वहाँ पे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। पार्ट 5 आज बात करने वाले हैं। पार्ट 5 में जैसे कि बात करता है सेक्शन 20 और भी 22 वगैरह जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं। सो कम टू सेक्शन 20। अब 20 में क्लेम्स स्टार्ट होता है। अब क्लेम्स के बारे में जैसे ही जानेंगे, देखिए उससे पहले ये जान लेंगे कि क्लेम्स किस चीज़ से रिगार्डिंग क्लेम यहाँ पे हो रहा है। व्हेन एम्प्लॉइज गेट्स लेस वेजेज, तो उस केस में जो फिक्स वेजेज है उससे उसको कम मिल रहा है तब वो क्लेम के लिए जाएगा। ओके, जैसे कि क्लेम आर हर्ड बाय द अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। ओके, सो एवरी अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 shall have power of the civil code under CPC. Okay, so claims can be made to the appropriate authority so that the appropriate action may be taken as soon as possible. So एक अथॉरिटी होगा। सो सबसे पहली चीज़ ये है एट बिगिनिंग कि appropriate government has power to appoint. ओके, कि appropriate government may appoint a officer who will function as a labor commissioner. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि क्या लिखा हुआ है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शंस एज अ लेबर कमिश्नर फॉर एनी रीजन or any officer of the state government not below the rank of the labor commissioner or any other officer with experience as a judge of a civil court or as a stipendiary magistrate to be the authority to hear and decide for any specified area all claims arising out of the payment of less than the minimum rates of wages or in respect of the payments of remuneration for days of rest for work done on such days under clause B or clause C of subsection 1 of section 13 or of wages at overtime rate under section 14. So employees employed or paid इन दैट एरिया। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि एट बिगनिंग कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट हो सकती है या फिर सेंटर हो सकती है, वो डिपेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज पे। ओके, सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट ऑफिसर हु विल फंक्शंस एज अ लेबर कमिश्नर, यानी कि स्टेट के कंट्रोल में तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ की अगर बात करें तो फर्स्ट लेबर कमिश्नर होगा। ओके, सो लेबर कमिश्नर होगा पहला अपॉइंटमेंट की बात करें तो। फिर दूसरा अगर बात करेंगे तो ऑफिसर विथ एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले लेबर कमिश्नर होगा। अगर लेबर कमिश्नर नहीं है तो ऑफिसर जो कि एक्सपीरियंस है एज अ सिविल कोर्ट के जज होते हुए, ओके, कि सिविल कोर्ट का जज है। या फिर अगर वो नहीं है तो फिर स्टाइपेंडियरी मैजिस्ट्रेट, जहाँ पे यहाँ पे बात की गई है क्लॉज 1 में स्टाइपेंडियरी मैजिस्ट्रेट की। तो स्टाइपेंडियरी मैजिस्ट्रेट कौन होता है? तो स्टाइपेंडियरी मैजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो नॉट अ कॉमन concept in India actually. Okay, but magistrate who are receiving the stipend you can say basically, and those magistrate actually the junior judges जो होते हैं वो स्टाइपेंडियरी मैजिस्ट्रेट होते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि मिनिमम वेजेस के क्लेम के लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है जो कि इसके देख रेख करेंगे। ओके, अगर मान लिया जाए फर्दर ऑन अगर कोई क्लेम के लिए जाता है, अब जैसे कि टू हियर अ क्लेम रिगार्डिंग मिनिमम वेजेज, अब किस चीज़ से रिगार्डिंग क्लेम होता है? अब देखिए, अब यहाँ पे बात किया जाए कि टू हियर अ क्लेम रिगार्डिंग मिनिमम वेजेज, ओवर टाइम रेट, मिनिमम वेजेज ऑफ पेमेंट, ये सब से रिगार्डिंग यहाँ पे बातें होती है। मतलब कहने का मतलब है कि क्लेम किस चीज़ से रिगार्डिंग होगा कि मिनिमम वेजेज नहीं मिला, ओवर टाइम रेट है वो नहीं मिला, मिनिमम वेज मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेज पेमेंट नहीं मिला। तो इस चीज़ से रिगार्डिंग क्लेम करने के लिए कौन जाता है? एम्प्लॉय जाता है, वर्कमैन जाता है जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। जो मिनिमम वेजेज है, ओवर टाइम रेट है, मिनिमम वेजेज पेमेंट से रिगार्डिंग जो क्लेम करना है तो उस क्लेम के लिए एप्लीकेशन कौन करेगा? देन द एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय एम्प्लॉयज, हिज लॉयर, ऑफिशियल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एनी पर्सन ऑथराइज्ड, यानी कि एम्प्लॉयज़ भी जा सकता है, जो वर्कमैन है वो भी जा सकता है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर वो नहीं है तो उसके बिहाफ में लॉयर जा सकते हैं, या फिर ऑफिशियल्स जा सकते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तो ट्रेड यूनियन के जो बिहाफ में रजिस्टर्ड है जो ऑफिशियल्स है वो जा सकते हैं, या फिर जो पर्सन ऑथराइज्ड है, यानी कि ट्रेड यूनियन के बिहाफ में कोई बंदे को ऑथराइज करके उसको भी भेज सकता है
इस एप्लीकेशन के लिए। ये जो है ना बहुत ही वाइड एम्पलीट्यूड है, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयज़ बट लॉयर भी जा सकते हैं, रजिस्टर्ड यूनियन के ऑफिशियल्स भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब जैसे कि एप्लीकेशन का जो टाइम पीरियड है क्या है, एप्लीकेशन टू बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन द वेजेस बिकम्स पेबल। अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 1 जून को वेजेस मिला है, यानी कि मान लीजिए जो राशि मिला है उसको काम करने का, वो 1 जून को मिला है, 1 जून को मिला है। ओके, देन 1 जून को जो पेमेंट मिला है उसको, उससे 6 महीने के भीतर वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे जो वेजेस मिला है वो कम मिला है। ओके, जो मिनिमम वेजेस फिक्स है उससे कम है, या फिर ओवर टाइम रेट है वो इंक्लूड नहीं है मेरे वेजेस में जो कि मैंने काम किया है, तो वैसा वो बोल सकता है वहाँ पे जाकर। अब यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्लॉज 2 आप पढ़ लीजिएगा। ओके, क्लॉज 3 की अगर बात करें, 20 क्लॉज 3 की, तो यहाँ पे बात करता है व्हेन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज एंटरटेन। जो एप्लीकेशन है वो गया, एंटरटेन हुआ, द ऑथोरिटी शैल हियर द एप्लीकेंट। ऑथोरिटी क्या किया, एप्लीकेंट को सुना, एंड एम्प्लॉयर और गिव देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड आफ्टर सच फर्दर इंक्वायरी इफ एनी एज इट मे कंसिडर नेसेसरी मे विदाउट प्रीजुडिस, बिना कोई पक्षपात का, टू एनी अदर पेनल्टी टू विच द एम्प्लॉयर मे बी लाइबल अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट। वो डायरेक्ट करता है। अब देखिए, जैसे कि सीधे तौर पे मैं समझा देता हूँ, ऑथोरिटी टू हियर द एप्लीकेंट, उसमें इंक्वायरी हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, मीन्स वैलिड क्लेम है या फिर नहीं है, ये देखा जाता है। यानी किस तरह का, अगर बात किया जाए कि डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेजेस एंड एक्चुअल वेजेस पेड, जो मिनिमम वेजेस है और एक्चुअल वेजेस है उसको पेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसी चीज़ें देखा है। मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, लाइक आपके स्टेट में किसी पार्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, याद रखिएगा, आपके राज्य में किसी पार्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस सेट है, मान लीजिए कि 14,000 रुपये। ओके, मान लीजिए 14,000 सेट है। ओके, अब क्या है, फिक्स है मिनिमम वेजेस, एंड आपको मिलता है कितना, 11,000। 14,000 के बदले आपको मिलता है 11,000। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि 11,000 आपको मिला। ओके, तो डिफरेंस कितना का है, 3,000 का है। तो 3,000 का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि वैलिड क्लेम है या नहीं है, ये देखना है। अगर वैलिड क्लेम है तो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेजेज एंड एक्चुअल वेजेज पेड, तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 3,000 का। तो 3,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 3,000 रुपये प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स ऑफ डिफरेंस। और जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है जो कि 10 गुना से ज़्यादा नहीं, डिफरेंस का 10 गुना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी पे करना पड़ेगा। अब अलग चीज़ है, इसमें डायरेक्ट की बात की गई है। अब डायरेक्ट क्या होता है कि कहा गया इंक्वायरी एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे बात किया गया कि पेमेंट ड्यू टू द एम्प्लॉय, पेमेंट अगर ड्यू है, किसी एम्प्लॉय का पेमेंट ड्यू है, यहाँ पे तो बात किया गया कि एम्प्लॉय को पेमेंट लेस मिला। अगर एम्प्लॉय का पेमेंट अगर ड्यू है तो पेमेंट ड्यू के केस में क्या होगा, तो पेमेंट ड्यू अगर है तो पेमेंट ड्यू प्लस कंपनसेशन ऑर्डर होगा, यानी कि कंपनसेशन के लिए, और कंपनसेशन 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, सो इसको आपको ध्यान में रखना है। सो एप्लीकेशन, अगर जो एप्लीकेशन दिया गया है, अगर वो एप्लीकेशन मैलिशियस है, यानी कि मैलिशियस कहने का मतलब ये है कि अगर वो इंटेंडिंग है या फिर इंटेंड है कि सामने वाले को हार्म पहुंचाना है। ओके, सो इस केस में, या फिर अगर वो वैक्सेसस है, वैक्सेसस यानी कि किसी फ्रस्ट्रेशन या एनोयंस के लिए वो कर रहा, तो ये इंटेंशन के साथ किसी को हार्म करने के लिए अगर एप्लीकेशन किया गया है तो वहाँ पे पेनल्टी है, एंड दैट पेनल्टी टू बी पेड टू द एम्प्लॉयर मैक्सिमम ₹50। अब ये भी बात की बात है, 50 रुपये इसको किया गया है यहाँ पे, नॉट एक्सीडिंग 50, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग ₹50। ओके, तो जैसे कि डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी इज़ फाइनल, जो डायरेक्शन है अथॉरिटी का वो फाइनल है, एंड इट हैज़ टू बी पावर्स ऑफ द सिविल कोड। इट डिपेंड्स ऑन द पावर्स ऑफ द सिविल कोड, और पावर्स इज लाइक, पावर्स इंक्लूड्स लाइक, सिविल कोड के पावर की अगर बात करें तो दैट इंक्लूड्स लाइक विटनेस कॉल करने के लिए बुला सकती है, इशू ऑफ समन्स हो सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो सकता है, एविडेंस कलेक्शन ऑफ एविडेंस यू कैन से, और इशू कमीशन हो सकता है या कमीशन को इशू कर सकती है। ओके, रिसीवर को इशू करना होता है, और अदर नेसेसरी जो भी कोर्ट चाहेगी, ज़रूरत पड़ेगा कोर्ट को तो वो कोर्ट करेगा। ओके, तो इसको आपको समझना है। तो 20 क्लॉज 1 2 3 4 5 6 आई थिंक सो आपको समझ में आ गया है। 20 में कुछ नहीं बात करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस लिए, ताकि वो पता चल पाए कि जो मिनिमम वेजेस जो फिक्स है वो स्टेट के लिए है या सेंटर के लिए, और अपॉइंट करेगी अथॉरिटी जो कि चेक करेगी कि क्लेम से रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो सही है या नहीं है। तो लेबर कमिश्नर देखेगा, या फिर वो सिविल कोर्ट के जज देख सकता है, या फिर स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट देख सकता है। ओके, तो ये सारे जो
जो मिनिमम वेजेस के क्लेम के लिए जिनको बैठाया जाता है कोर्ट में, वो सुनते हैं ये सब चीज़ को, और उसके बाद एप्लीकेशन दायर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम वेजेस, जो ओवर टाइम रेट है, मिनिमम वेजेस पेमेंट है, उससे रिगार्डिंग। ओके, तो ये एप्लीकेशन कोई एम्प्लॉई दे सकता है, लॉयर दे सकता है, ऑफिशियल रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन दे सकता है जो ऑफिशियल है उनके, और एनी ऑथराइज पर्सन दे सकता है। जैसे कि मैंने बता दिया, टाइम पीरियड 6 महीने का है। जब से आपको क्लेम मतलब पेमेंट मिला है तो उस दिन से आप 6 महीने के भीतर आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने रिकैप कर दिया एक बार। सो सेक्शन 20 हो गया खत्म। अब इसी के सेक्शन 21 बात करता है। सेक्शन 21 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 21 बात करता है सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो सिंगल एप्लीकेशन भी दे सकते हो। सेक्शन 21 ये बात करता है मिनिमम वेजेस एक्ट का। बात करें अगर मान लीजिए कि जो एप्लीकेशन जा रहा है, एप्लीकेशन मान लीजिए कि बहुत सारे वर्कलोड बढ़ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि बहुत सारे सेपरेट एप्लीकेशन जा रहे हैं, तो सेपरेट एप्लीकेशन के केस में वर्कलोड जो अथॉरिटी का है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्रोसीजर ऑफ वर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए जो सेपरेट एप्लीकेशन है उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन प्रोविज़न उसका भी है कि आप सेपरेट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, लेकिन वर्कलोड के कम करने की वजह से वो क्या होता है कि आप सेपरेट एप्लीकेशन ना देकर एक एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन दे पूरे बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको इशू है। ओके, तो ये तो समझ गए। सेक्शन 21 ये बात करता है। सेक्शन 22 बात करता है पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस एनी एम्प्लॉयर हो। अब पेनल्टीज़ क्या है? पेनल्टीज एक्सटेंडेड टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 500। याद रखिएगा, मोटा मोटी तौर पे इतना है कि पेनल्टीज़ कितने का है? 6 मंथ का है। ओके, 6 मंथ का पेनल्टीज़ है और 500 फाइन है। ओके, अब सेक्शन 22A की अगर बात करें, सेक्शन 22A में बात किया गया है जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट अप टू ₹500, मीन्स एम्प्लॉयर हु कंट्रवीन्स एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट or of any rule or of order made there under shall, if no other penalty is provided for such contravention by this act, then be punished with fine which extended to 500 rupees. Okay, now come to section 22B, cognizance of offenses. cognizance of offenses की अगर बात करें तो cognizance of offenses बात करता है कि कोर्ट कब इसको cognizance में लेगी, जो मिनिमम वेजेस से रिगार्डिंग जो क्लेम्स हैं उसको कॉग्निजेंस में कब लेगी। ओके, सो द कोर्ट आर नॉट अलाउड टू टेक कॉग्निजेंस अनलेस देयर हैज़ बीन एन एप्लीकेशन इन अ फ्रंट ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए, कोर्ट तब तक इसको कॉग्निजेंस में नहीं लेगी जब तक कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, चाहे तो स्टेट हो सकती है या फिर सेंटर हो सकती है। ओके, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सामने कोई एप्लीकेशन है इससे रिगार्डिंग, तो वो कोर्ट इसको कॉग्निजेंस में ले सकती है। यानी कि अगर ये नहीं है तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर जो इंस्पेक्टर्स है तो इंस्पेक्टर्स के पास कोई कंप्लेन है तब कॉग्निजेंस में ले सकते हैं। मीन्स द कोर्ट कैन ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस व्हेन देयर इज़ अ कंप्लेंट फ्रॉम द इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर के पास से कोई कंप्लेन है तो भी इसको कॉग्निजेंस में ले सकते हैं। पता है इंस्पेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि टाइम टू टाइम इंस्पेक्टर्स विजिट करता है, इंस्पेक्ट करता है रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह में जाता है, एम्प्लॉयज़ वर्कमैन जो काम करते हैं, तो वहाँ पे देखता है कि प्रॉपर है या नहीं है। ओके, तो अब ये तो समझ में आ गया कि कॉग्निजेंस कब होगा, चाहे तो सरकार के पास कोई एप्लीकेशन है सरकार के सामने, या फिर कोई जो इंस्पेक्टर्स है उसके पास कंप्लेन है, या फिर वो कंप्लेन लाया है इंस्पेक्टर्स, यानी कि द कोर्ट कैन ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस व्हेन देयर इज़ अ कंप्लेंट फ्रॉम द इंस्पेक्टर्स। ओके, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कि कंपनीज़ के जो ऑफेंसेस है, तो इसमें बस एक चीज़ याद रखना आप कि सेक्शन 22C स्टेट्स दैट द पेनल्टीज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड if it can be proved that the offense has been committed by the negligence of the director or secretary or manager of the company। ध्यान से सुनिएगा कि सेक्शन 22C में ये कहा गया कि जो पेनल्टीज से रिगार्डिंग ये कंसीडर्ड, अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस है वो किसके द्वारा, मतलब किस वजह से हुआ है, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। किसकी नेग्लिजेंस से हुआ है, चाहे तो डायरेक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, या फिर सेक्रेटरी या फिर मैनेजर जो कंपनी का है उसकी नेग्लिजेंस से हुआ है, तब ये कॉग्निजेंस में लिया जा सकता है। ओके, समझ गए। मीन्स सेक्शन 22C स्टेट्स दैट द पेनल्टीज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इफ इट कैन बी प्रूव्ड दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी और मैनेजर ऑफ द कंपनी। रिमेंबर, नाउ कम टू सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है बार ऑफ सूट्स, यानी कि जो मुकदमा है, इलिगेशन है, सो वो सूट मुकदमा पे रोक कब लगाया जाएगा रिगार्डिंग जो मिनिमम वेजेज है।
तो कहा गया कि नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ वेजेस इन सो फार एज द सम सो क्लेम्ड। अब जो क्लेम अगर किया गया है तब मुकदमा पे रोक लगाया जाएगा, यानी बार ऑफ सूट्स। ओके, पहला केस ये बताया गया है कि फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिव। अब कहा गया कि सेक्शन 20 में जो चीज़ें बताई गई है, सेक्शन 20 में क्या बताया गया है कि वो कंप्लेन ऑलरेडी हैज़ बीन मेड इन द कोर्ट्स कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 20। तो उस केस में नहीं हो सकता है कि सेक्शन 20 में जो चीज़ें बताई गई है कि उसमें ऑलरेडी एप्लीकेशन है, इस पे केस चल रहा है, तो इस मुकदमों को अगर दोबारा चलाया जाएगा तो उस पर रोक लगाया जाएगा। या फिर कहा गया कि हैज़ फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्शन अंडर दैट सेक्शन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिव, मीन्स द सम हैज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड अ डायरेक्शन इन द प्लेंटिव फेवर। अब जो अमाउंट के जो डिस्प्यूट थे, मान लिया जाए कि 14,000 रुपये मिनिमम वेजेज है, उसको 11,000 रुपये मिल रहा है, तो 3,000 का डिफरेंस है प्लस क्लेम जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, सब मिलाकर जो भी अमाउंट निकलता है जो कि नॉट लेस देन और नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्ला 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 जो भी है। तो उसमें बताया गया ये कि जो सम ऑलरेडी प्लेंटिव जो है जिसने मुकदमा किया था उसको ऑलरेडी वो पैसा मिल गया। ओके, तो उस केस में बार ऑफ सूट लग जाएगा कि उस पर दोबारा मुकदमा हो नहीं सकता उससे रिगार्डिंग, उस फैक्ट से रिगार्डिंग, ओके, उस केस से रिगार्डिंग। सो अब इसके बारे में आगे कहा गया हैज़ बीन एडजस्ड इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन नॉट टू बी ड्यू टू द प्लेंटिव्स, कि हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्ड, ओके, दैट द सम विल नॉट बी अवॉर्डेड इन दैट सर्कमस्टेंसेज, कि उस सर्कमस्टेंसेज में उसको सम अवॉर्ड नहीं किया जा सकता। अदर सर्कमस्टेंसेज हो सकता है कि वही कहा गया हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्ड, निर्णय ऑलरेडी लिया जा चुका है कि सम उसको अवॉर्ड नहीं किया जाएगा उस सर्कमस्टेंसेज में, तो वो भी हो सकता है। या फिर किस सिचुएशन में कुड हैव बीन रिकवर्ड बाय एप्लीकेशन अंडर दैट सेक्शन, मीन्स could have been recovered by an application under that section, तो उस केस में भी मुकदमा को रोका जा सकता है। ओके, तो समझ गए ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिगार्डिंग जो क्लेम है मिनिमम वेजेस एक्ट में जो दिया गया है, सो मिनिमम वेजेस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 20 में कि जो क्लेम्स के लिए जा सकते हैं अगर मिनिमम वेज जो फिक्स है उससे कम मिल रहा है, या फिर ओवर टाइम जो रेट है वो भी ओवर टाइम इंक्लूड नहीं कर रहा है पेमेंट में, या फिर मिनिमम वेजेस पेमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और उससे रिगार्डिंग आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। मान लिया जाए कि आपके स्टेट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है मिनिमम वेजेस किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए 14,000 रुपये और उसको 11,000 मिल रहा है, तो 3,000 रुपये उसको डिफरेंस का तो मिलेगा ही अमाउंट, लेकिन उसके साथ कंपनसेशन भी मिलेगा जो कि 10 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनसेशन किस चीज़ से 10 गुना ज़्यादा, जो कि डिफरेंस है उससे 10 गुना ज़्यादा। ओके, एंड पेमेंट अगर ड्यू की बात करें कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसको पेमेंट नहीं मिला है, तो उस केस में क्या है कि कंपनसेशन 10 रुपये से, यानी कि कंपनसेशन उसको भी मिलता है कि पेमेंट ड्यू जो है एम्प्लॉय का वो भी मिलेगा और कंपनसेशन इस केस में भी मिलेगा, 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो अब जो चीज़ें मेंशन है इसमें वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सेक्शन 25 भी है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वेदर मेड बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, जो कि इस एक्ट के लागू होने से पहले बना था, मतलब ये एक्ट 1948 का है जैसे कि पता है। ओके, सो इससे पहले कोई भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, सो वेयर वाई एन एम्प्लॉइज इधर relinquishes or reduces his right to minimum rates of wages or any privilege or concession acquiring to him under this act shall be null and void insofar as it purports to reduce the minimum rates of wages fixed under this act. Okay, उसको null and void ठहरा दिया जाएगा. So minimum wages act is over now. In next lecture we will discuss about द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. ओके, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक प्रोवाइडेड किए गए हैं आपको मिनिमम वेजेस एक्ट से, या फिर लेबर लॉ के सारे लेक्चर आपको दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, और भी प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए लेबर लॉ के सारे लेक्चर आप. ओके, सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ.